हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखो बच्चों, जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होकर उससे कोई नया पदार्थ बनता है तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया। अभी हम इन रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण में जो अंतर है वो देखेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। देखो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ मैंने मैग्नीशियम को Mg से दिखाया जाता है। जब मैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाता हूँ तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इससे क्या बन गया अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखो, जो इस तीर के निशान के बाईं ओर होते हैं उन्हें बोला जाता है अभिकारक, और जो तीर के निशान के दाईं ओर होते हैं उन्हें बोला जाता है उत्पाद। तो यहाँ देखो, जब मैं इनके नाम के साथ इनको लिखता हूं तो इस चीज को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और जब मैं इनको इनके सिंबल यानी कि इनके संकेतों के साथ लिखता हूं तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण एक ही बात होती है। तो यहाँ देखो, जब अपने इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी किसी पदार्थ के अंदर कोई भी रासायनिक परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है यानी कि उत्पाद बनता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखो बच्चों, एक समीकरण को संतुलित करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखो, जब तक अभिकारक व उत्पाद दोनों की तरफ तत्वों का द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, यह एक अच्छी समीकरण नहीं होगी। क्योंकि हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा ना ही तो कोई नया पदार्थ, नया तत्व बना सकते हैं और ना ही किसी तत्व को नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ देखो, Fe की संख्या 3 है जबकि हमारे पास अभिकारक में 1 ही है। तो क्या हमने 2 नए बना लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि ये जो समीकरण है हमारी एक संतुलित समीकरण नहीं है। तो आइए हम सीखते हैं एक समीकरण को संतुलित करना, कि कैसे हम एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, अभिकारक या उत्पाद दोनों में पहले उस यौगिक को उठाना है जिसमें तत्वों की संख्या सबसे ज्यादा है। जैसे कि Fe की बात करूं तो Fe में तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों? 1। H2O की बात करूं तो 2 H है और 1 ऑक्सीजन है, तत्वों की संख्या कितनी हुई? 3। Fe3O4 की बात करें तो 3 Fe और 4 O यानी कि तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 7। H2 के अंदर 2, तो सबसे ज्यादा तत्वों की संख्या किसमें है बच्चों? Fe3O4। तो बच्चों, हम सिर्फ Fe3O4 को लेकर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ Fe की संख्या कितनी है? 3, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। तो इसमें भी पहले उस तत्व को उठाएंगे जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन को। तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या है 4 और यहाँ कितनी है बच्चों? 1। तो सबसे पहले हमारी नई समीकरण के अंदर हम यहाँ पर देखो, जब मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 से गुणा करने के बाद अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी हो गई? 4, और यहाँ तो पहले से ही कितनी है? 4 है। तो मेरा दोनों तरफ ऑक्सीजन जो है वो संतुलित हो चुका है। अब मैं दूसरा उठाता हूँ Fe। तो यहाँ देखो बच्चों, Fe की संख्या कितनी है? 3, जबकि यहाँ कितनी है? 1। तो इससे मैंने किसको गुणा कर दिया? 3 को गुणा कर दिया। तो यहाँ भी अब Fe की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3, और यहाँ भी कितनी है? 3। अब बच्चों बच गया हाइड्रोजन। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो हाइड्रोजन की संख्या है 8, जबकि यहाँ कितनी है? 2। तो जब मैं इसको भी 4 से गुणा कर दूंगा तो ये भी मेरी क्या होगी? हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ देखो, हाँ ठीक है, ये भी मेरी हाइड्रोजन की संख्या भी क्या होगी? मेरी पूरी होगी। तो ये भी, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो अब देखो बच्चों, इस पूरी इक्वेशन के अंदर अगर अपने देखें तो यहाँ Fe की संख्या कितनी है? 3, यहाँ भी 3। ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ कितने हैं बच्चों? 4,
तो यहाँ भी 4। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 8 और यहाँ भी कितने हैं 8। तो बच्चों ये होती है हमारी संतुलित समीकरण। तो हमने अभी सीखा कि एक रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। चलो आगे चलते हैं हमारी दूसरी स्लाइड में। अच्छा अब देखो, अब बच्चों हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और इनमें सबसे पहला जो प्रकार पढ़ेंगे हम वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया। देखो बच्चों, नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया यानी कि जोड़। संयोजन का मतलब होता है जोड़, यानी कि किन्हीं भी दो अभिकारकों को जोड़कर उनसे एक उत्पाद प्राप्त करना, वो क्या हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो बच्चों, मैंने CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, इसके साथ जब जल यानी कि H2O की अभिक्रिया करवाई तो मेरे को प्राप्त होता है CaOH की होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो बच्चों, इस अभिक्रिया के अंदर मैंने दो पदार्थों को जोड़ा है यानी कि A+B, इससे जब मैं C बनाता हूं तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। यानी कि मैंने दो अभिकारकों A व B को जोड़कर इनसे एक उत्पाद C प्राप्त कर लिया है, जो कि मैंने यहां लिखा है कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपने संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो अभिकारक A व B को जोड़कर मैंने एक उत्पाद C बना दिया। अच्छा, अब हम इन्हीं के अन्य उदाहरणों पर बात करते हैं, जिनमें पहला है कोयले का दहन। कोयला यानी कि कार्बन, और जब कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो क्या बनती है CO2 गैस बनती है। तो यहाँ देखो मेरे पास अभिकारक कितने हो गए बच्चों, 2, और इन अभिकारकों से मैंने एक क्या बना दिया उत्पाद। तो कार्बन यानी कि लकड़ी बोल सकता हूं। तो जब हम लकड़ी का दहन करते हैं यानी कि लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके होने से, अब देखो बच्चों, इसमें CO2 के साथ साथ मैं कह सकता हूं यहाँ ऊष्मा भी बन रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद की तरफ ऊष्मा आए, उन अभिक्रियाओं को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैं बात करता हूं हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के दूसरे भाग की, और वो है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि कोई भी उत्पाद A है, इसका वियोजन होकर ये किन्हीं भी कोई भी अभिकारक A वियोजन के बाद कुछ भी B और C प्राप्त करे तो ये A का क्या हुआ, वियोजन हुआ। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि वियोजन अभिक्रिया यानी कि कोई भी एक अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में परिवर्तित हो जाए तो उसे अपने क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिया फेरस सल्फेट FeSO4 और इसको मैंने तोड़ दिया फेरिक ऑक्साइड SO2 गैस और SO3 के अंदर। तो यहाँ ये एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। और ऐसी अभिक्रिया को मैं क्या कहूँगा, वियोजन अभिक्रिया कहूँगा। जैसे कि ये देखो कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक यानी कि फेरस सल्फेट टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, फेरिक ऑक्साइड SO2 SO3। तो यह एक क्या होगी, अपनी वियोजन अभिक्रिया होगी। अब देखो बच्चों, होता क्या है, जब भी किसी पदार्थ का वियोजन करना होता है तो हमें उसे ऊष्मा देनी पड़ती है। अब ऊष्मा देने के अलग अलग रूप हो सकते हैं, यानी कि हम उसको उसके तापमान को बढ़ाकर यानी कि उसको ऊष्मा देकर भी उसके तोड़ सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के कारण टूट जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपने को विद्युत अपघटन करना पड़ता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। तो कुछ अभिक्रियाएं जिनके अपने को अलग अलग प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत के द्वारा विद्युत देकर उन्हें तोड़ना पड़ता है, यानी कि वियोजन करना पड़ता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़े, अब ऊष्मा का कोई भी रूप हो सकता है, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अभी देखो बच्चों, हमने पढ़ी थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। देखो बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, शोषी मतलब ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करती है, यानी कि ऊष्मा को ग्रहण करती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसको करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं अपने? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा, इससे पहले ऊष्माक्षेपी देखी थी, उसमें हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं वियोजन की बात करूं तो मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार से वियोजन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ अपनों ने सिल्वर क्लोराइड का वियोजन करवा के इसे सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल दिया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं हमारी विस्थापन अभिक्रिया की। अभी तक बच्चों हमने रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग किए। हमारा पहला भाग था संयोजन अभिक्रिया और हमारा दूसरा भाग था वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमें ऊष्माक्षेपी के बारे में पता चला और वियोजन अभिक्रिया में हमें ऊष्मा शोषी के बारे में पता चला। अब हम बात करते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया की। देखो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का विस्थापन कर उसकी जगह ले ले तो उसे अपने क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि इस अभिक्रिया में देखो, जैसे बच्चों आपको मैं बताता हूं, मेरे पास मान लो कोई एक अभिक्रिया है बच्चों, जैसे A+BC, इससे मैंने बना दिया AC+B। तो यहां देखो बच्चों, इस A ने इस B का क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया, और विस्थापन करके इसको बाहर निकाल दिया, और C के साथ आके कौन जुड़ गया? A। तो यहां ऐसी अभिक्रिया को अपने क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि इस अभिक्रिया में अगर मैं इसको A मानूं और इसको BC मानूं, तो यहां देखो Cu को हटाकर ये A खुद जुड़ गया, तो ये बन गया अपना AC, और ये B को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यानी कि इस अभिक्रिया में लोह, आयरन, फेरस ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो बच्चों, यह बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये दो कोई भी इस तरह के कोई भी दो अभिकारक हैं। ये अभिकारक जैसे कि B यहाँ पे आ जाए और C यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पर इन दोनों का क्या हो गया? विस्थापन हो गया, यानी कि A C के साथ आ गया और B D के साथ आ गया। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ दो विस्थापन हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि अब हम इसे देख लेते हैं। यहाँ था हमारे पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ देखो, ये जो Ba था इसने Na2 को क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया और खुद जुड़ गया SO4 के साथ। अच्छा, अब ये जो Na2 था ये हटकर अलग नहीं हुआ, ये वापस आके किसके साथ जुड़ गया? Cl के साथ, और यहाँ क्या बन गया अपना? NaCl बन गया। यहाँ यही बात बता रखी है बच्चों कि Ba+2SO4-2 के साथ जुड़कर क्या बना लिया? BaSO4। ऐसे ही सोडियम ने क्लोराइड के साथ जुड़कर क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं की। सबसे पहले अपने बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की, कि ऐसी अभिक्रिया या ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो हम बोलते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो गया? उपचयन हो गया। और ऐसी अभिक्रिया को क्या बोल दिया जाता है? उपचयन अभिक्रिया। बिल्कुल इसके विपरीत, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो फिर ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं? अपचयन। इनके उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे कि ये पहली अभिक्रिया, यहाँ देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन की अगर मैं संख्या देखूं तो यहाँ 0 थी, जबकि यहाँ क्या है? कॉपर के पास एक ऑक्सीजन आया, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। और जब ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है तो बच्चों उसका क्या होता है? उपचयन। तो ये जो अभिक्रिया है ये किसका उदाहरण होगी? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगी। इसी तरह जब बच्चों इसको देखो, यहाँ कॉपर के पास एक ऑक्सीजन है
और यहाँ से ये कम होकर 0 आ गया तो यहाँ एक ऑक्सीजन की क्या होगी बच्चों, कमी। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को बच्चों क्या बोलते हैं अपने, अपचयन अभिक्रिया। तो अभी हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी, उपचयन व अपचयन। उपचयन क्या थी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया की। देखो बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होते हों, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि 2 अभिकारक हों, एक का उपचयन हो रहा हो और एक का अपचयन हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखो बच्चों ZNO, अगर मैं सिर्फ ZNO की बात करूं तो यहाँ इसके पास एक ऑक्सीजन था, पर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ ZN के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन में क्या होगी, कमी। और जब ऑक्सीजन में कमी होती है तो उसे मैं क्या कहता हूँ, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। पर यहाँ जब मैं कार्बन की बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ देखो कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, पर जब मैं इसके उत्पाद की तरफ गया तो यहाँ इसके पास एक ऑक्सीजन था, यानी कि इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो अब देखो बच्चों, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है और एक अभिकारक का उपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन व एक अभिकारक का अपचयन होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि ये देखो, एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो फिर ऐसी अभिक्रिया को अपने क्या कह देते हैं, उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि इसमें देखो बच्चों, यहाँ Mn के पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, उपचयन, अपचयन। अच्छा, यहाँ इसके पास एक भी नहीं है और यहाँ इसके पास आ गए हैं, तो इसका क्या हो गया, उपचयन। तो ये भी कैसी अभिक्रिया होगी हमारी, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, इसका सबसे बड़ा प्रभाव है संक्षारण। देखो बच्चों, संक्षारण की बात हमने देखी है, जब भी कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत का आना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना, क्या कहलाता है, संक्षारण का उदाहरण है। ऐसे ही लोहे का संक्षारण होना, ये भी क्या एक गंभीर समस्या है। कैसे, क्योंकि देखो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, पानी के जहाज हो गए, वो सब लोहे से बनाए जाते हैं, और जैसे जैसे इसका संक्षारण होता है तो लोहे के उसका दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है हमारे लिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ विकृत गंधिता की। देखो बच्चों, जब कोई पदार्थ लंबे समय तक पड़ा रहता है, जैसे कि अपने बात करें तेल की या वसा की, तो जैसे ये पड़े रहते हैं तो पड़े रहने के कारण इनमें उपचयन होता है, और उस उपचयन के कारण इनका स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इसे ही अपने क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और इससे बचने के लिए ही जो चिप्स के जो पैकेट आते हैं उनमें ऑक्सीजन को बाहर निकाल के उसकी जगह क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, तो उसके साथ क्रिया नहीं करेगी, और क्रिया नहीं करेगी तो उस पदार्थ का उपचयन नहीं होगा और वो लंबे समय तक सही पड़ा रहेगा। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखा था। अच्छा, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ पूर्ण होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, हर एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के उपयोग देखे कि कौन सा है, किस रासायनिक का उपयोग, रासायनिक समीकरण का उपयोग कहाँ आता है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।